हेलो, माय नेम इज़ योगेश उनियाल एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट। तो ये हिस्ट्री इंट्रोडक्शन की पहली क्लास है। इसमें उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि ये फ्रंट कैमरे से लिए है। तो आज हम जानने वाले कि इतिहास आखिरकार है क्या और ये किस आधार पर टिका हुआ है। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, जब हम शुरुआती इतिहास को पढ़ते हैं तो इसमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि इसमें फैक्ट्स हैं और बहुत सारे फैक्ट्स हमें रटने पड़ते हैं। हम यहाँ से एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास होगी कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, और फिर उसके बाद हम आगे की तरफ लेके चलेंगे अपनी क्लासेस को। तो आखिरकार इतिहास है क्या, जब हम ये समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जानना ये पड़ेगा कि यार भाई ज़्यादातर होता क्या है कि जैसे कि बताया जाता है कि भाई हिस्ट्री क्या है कि फैक्ट है, उसको रट लिया जाता है। कोई भी कोचिंग हो गया या कोई भी संस्थान अलग हो गया, वो सिर्फ यही बताता है कि हिस्ट्री क्या है कि एक रटने का तरीका है। और उसमें पहले आपने राजाओं की कहानी सुन ली, फिर उसमें बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को रट लो, फिर उसमें कहता है कि भाई तीसरी चीज़ को रट लो। और जो बताने वाला टीचर है वो उसका रियलिज़म जो है, वो हिस्ट्री का जो रियलिज़म है, जो मज़ा है, उसको मार देते हैं। और उसको मार देते हैं तो फिर स्टूडेंट के दिमाग में कभी भी हिस्ट्री जो रियल है वो कभी नहीं जा पाती। तो फैक्ट तो वो रट लेता है, और जब अगर उसकी कंसेप्ट की बात है या समझ की बात है तो फिर वहाँ पर वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि निर्बल व्यक्ति की तरह लगता है। उसको पता ही नहीं चलता है कि हो क्या रहा है। तो इसी उलझन को हम ख़त्म करेंगे और आज हम आपको बताएंगे कि इतिहास आखिरकार है क्या। इसमें दो तत्वों को हम विशेषकर बात करेंगे, एक रियलिज्म ऑफ हिस्ट्री और दूसरा हम बताएंगे भाई इतिहास को देखना किस आधार पर चाहिए। अब जिसमें आपसे एक प्रश्न पड़ता कि भाई इतिहास है क्या, आखिरकार हिस्ट्री क्या है। तो कई इस तरह से बताएंगे कि भाई ये तो राजनीतिक इतिहास है, ये आर्थिक इतिहास है, ये भौगोलिक इतिहास है, या इसके अंदर हम अर्थव्यवस्था को समझते हैं, कृषि है, शिल्प है, आधुनिकता है, या हर एक चीज़ जो भी है हम इसके अंदर समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता इतिहास और कुछ नहीं बल्कि किसी समाज की बारे में जानना है। हम किसी समाज, किसी लोग, किसी सभ्यता के बारे में जानते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि हम अपने दादाओं के बारे में जानें। आज हम जहाँ खड़े हैं और हमारे पूर्वज जहाँ थे, हम उनकी स्टडी करने को ही इतिहास कह सकते हैं। कैसे? अब इससे पहले के जितने भी संबंधों को हम जानें या उसको हम पहचानने का प्रयास करें तो हमें ये दिखता है कि भाई हम आखिरकार उन लोगों को ही पढ़ते हैं जो हमसे पहले होके गए हैं। और उनको पढ़ना मतलब समाज को पढ़ना। अब उन व्यक्तियों के द्वारा कोई अर्थव्यवस्था करी गई हो, या कृषि कराई गई हो, या शिल्प करा गया हो, या किस भौगोलिक क्षेत्र में वो रहते थे, कैसा समाज था, कैसा राजनीति उनके अंदर थी, क्या उनके अंदर कोई था, या किसी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन ले लें, तो वो व्यवस्था आखिरकार हम उन मानव सभ्यता को पढ़ रहे हैं और उस मानव सभ्यता को ही हम कह सकते हैं कि इतिहास है। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये कोई कहानी की तरह नहीं है, ये कहानी नहीं है, इट इज़ अ रियल। और जो एक्चुअल थिंग है उसे पढ़ने के लिए हम ये कहते हैं कि भाई इतिहास हम पढ़ रहे हैं। अब हम अपने पुराने जो भी गया, जैसे प्राचीन भारत को लेते तो प्राचीन भारत के अंदर कोई भी सीक्वेंस अगर हम देखें तो उसके अंदर हम सब बताएं। अगर आप हड़प्पा को लोगों तो उन लोगों के द्वारा बनाए गए मकान है, उनके द्वारा व्यवस्था है, उनके द्वारा किया गया काम है, उनके द्वारा करी गई सिंचाई व्यवस्था, या अन्यथा कोई भी हम चीज़ लें तो वो प्रयास तो उसी मानव सभ्यता को पढ़ना है। मतलब हम उस मानव को ही पढ़ रहे हैं जो हमसे पहले हो गया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर नज़र आती है कि क्या हम उस सत्य को जान सकते हैं कि नहीं। अब हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, उसके अंदर कोई भी चीज़ 100% ट्रूथ नहीं है। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि प्राचीन भारत के अंदर हम कोई भी चीज़ को कह दें कि यार ये 100% ट्रू है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। हिस्ट्री के अंदर हम 100% कभी जा ही नहीं सकते। हम 80 से 85% का जो सत्य छुपा है उस समाज का, उसी को हम समझ सकते हैं और उसी को हम जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 100% हमने समझ लिया, ये 100% ट्रूथ हमारे सामने आ गया, तो फिर ये सब्जेक्ट निराधार हो जाएगा, इसका कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। भाई आखिरकार आप उन मानव को बारे में पूरा तरह से जान लो तो फिर हमें तो वहाँ पर ख़त्म हो गया। फिर सब्जेक्ट के अंदर ना तो रिसर्च होगा, ना तो शोध होगा, ना कुछ होगा। भाई अब तो फिर बचा ही नहीं ना कुछ। अगर आप यही कह लो कि भाई अशोक ने बुद्धिज़्म को अपना लिया तो फिर वहाँ पर ख़त्म। रिसर्च बार बार क्यों चल रही है? अगर एक सब्जेक्ट के अंदर 100% ट्रूथ आ चुका है तो रिसर्च क्यों? अगर आपको पता है कि ये ऐसा है तो फिर अगले स्टेप क्यों उठाओगे रिसर्च करने? क्योंकि इतिहास के अंदर 100% कुछ भी नहीं है, या 80 से 85% का सत्य हम जानते हैं, और वो जो 80 से 85% का सत्य है उसी को बार बार हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो हमारे में से कोई वहाँ तो रहा नहीं। तो हम उस सत्य को कैसे जानेंगे? भाई हमारे पास उस समाज को जानने का 2-3 आधार है। या तो हमारे पास पुरातत्व है, या तो हमारे पास जो दूसरा है वो है
साहित्य। और साहित्य प्रमाण या पुरातत्व के अंदर आप कभी भी 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते। आप पुरातत्व के माध्यम से ये नहीं कह सकते कि भाई ये रहा होगा, वो मेरी कल्पनाओं के माध्यम से चलता है। तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी कल्पना हो गई। मेरी अपनी कल्पना है कि मैं उस समाज को किस आधार पर देखता हूँ, दूसरे व्यक्ति की अपनी कल्पना है। तो इसीलिए हर व्यक्ति अपना रिसर्च लेके आता है, अपना शोध लेके आता है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। कोई भी साहित्य है, जैसे हम बात करें अर्थशास्त्र या मेगास्थनीज की, तो अर्थशास्त्र को खुद कहते हैं कि वो सैद्धांतिक, मतलब वो सैद्धांतिक है कि भाई ऐसा होना चाहिए। हम उसको देखकर समाज को बिल्कुल वैसा ही नहीं खड़ा रख सकते कि वैसा ही रहा होगा। और हम ये भी कुछ मानेंगे कि भाई हो भी सकता है वैसा ही हो, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये 80 से 85% का सत्य है। ये 100% तक कभी नहीं हो पाएगा। अगर जिस दिन हो गया तो सब्जेक्ट ही डेथ हो जाएगा, सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट में फिर बचेगा ही क्या जब हमने पूरी तरह से उसको जान लिया। आप समझे कि नहीं समझे? तो इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि इतिहास पढ़ते समय जब आपको जो दिखता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है या ये प्रयास क्यों, आप देख रहे हो कि एक पढ़ते तो वो कह रहा है कि भाई ऐसा हुआ होगा, दूसरा वो कहता है उसी आधार को नेगेटिव वे में काट देता है, तो ये फैक्ट क्यों है। अब दूसरा महत्वपूर्ण है कि साहित्य, अब साहित्य जो है वो समाज का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कहने का मतलब मेरा ये है कि समाज के अंदर जो भी कार्य हो रहा है वो किस आधार पर है। अब अगर हम अशोक के काल को जाने या गुप्त को जाने या हड़प्पा को, किस, तो पुरातत्व साहित्य तो वो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई उसी के आधार पर हम समाज को जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई ऐसा रहा होगा, ये हुआ होगा। तो हर एक मत हर किसी का अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अब इतिहास को ये नहीं कि राजा रानियों की गुड़ियों की कहानी है, इतिहास के अंदर हर एक वर्ग की महत्वपूर्णता। मैंने बताया ना, इतिहास और कुछ नहीं, उस समाज की पढ़ाई है। अगर आप एक गांव का एग्जांपल लेके चलो, जिसमें कहते हैं कि एक गांव है, अब उस गांव में क्या प्रधानों का नाम रखना याद करना ज़रूरी है क्या? इसको थोड़ा मेंटली अवेयर करके और थोड़ा सा रियलिज्म के फैक्ट से समझना चाहेगा। मैं रियलिज्म को अभी जोड़ूंगा इसमें। जैसे एक प्रधानों की कहानी, भाई उस गांव में रहने वाला प्रधान तो है ही महत्वपूर्ण। उस गांव में रहने वाले प्रधान को कौन सपोर्ट कर रहा था, उस गांव में कैसी अर्थव्यवस्था थी, उस गांव में कैसा शिल्प था, वो गांव किसके साथ व्यापार करता था, वो विनिमय का क्या माध्यम यूज़ करता था, वो कॉइन के लिए क्या यूज़ करता था। तो आप अगर अपने गांव को देखोगे तो क्या राजा ही इंपॉर्टेंट है, क्या प्रधान ही इंपॉर्टेंट है? नहीं। तो उसके अंदर हर एक व्यक्ति, तो ऐसे ही इतिहासकारों की अपनी अपनी सोच है। अब ज़्यादातर का जो इतिहास में काम हुआ है वो राजनीतिक इतिहास में काम हुआ कि भाई ये राजा वो राजा हो। अब अलग अलग इतिहासकार है, जैसे तो वो कहेंगे भाई नहीं, आम पब्लिक के बारे में तो जानना है, उस गाँव का जो आम जनता है वो कैसे रहती थी, उसका धर्म क्या था, उसकी जाति क्या थी, वो उसमें वर्ग विभाजन था कि नहीं था। तो हर एक वर्ग को समझने का प्रयास होना चाहिए। तो ऐसे ही उसमें से सबाल्टन निकल जाएंगे, सबाल्टन हिस्टोरियन। अब सबाल्टन हिस्टोरियन और कुछ नहीं है भाई, आपने उन लोगों को जब व्यक्तिगत रूप में जाना, जब आपने आम लोगों, उस गांव के आम जनता के बारे में प्रयास करा जानने का, वो सबाल्टन हो गए, कॉमन पीपल। समझ रहे हो आप इतिहास को? तो इतिहास के अंदर ये मजा है। अब ज़्यादातर क्या होता है कि जब पढ़ाने की धारा शुरू हो रही है कि यार भाई ये ऐसा होगा, तो उधर फैक्ट 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 चलती है, और दूसरा चलता है कि भाई कहानी के रूप में इतिहास बताया जाता है। जैसे भाई कि भाई अकबर आया, अब अशोक है, और ये गुप्त है, ये हर्षवर्धन, और ये तो ये चल रहा है, समझ रहे हो? तो ये धीरे 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 चलता है, बट ऐसा नहीं है। आपको उसका रियलिज्म को जब समझोगे कि भाई वो जो समाज था वो तो असलियत में था ना, वहाँ वो सभ्यता थी तो असलियत थी ना, तो 2 मिनट जब आप सोच के बैठोगे कि यार वो समाज कैसे था, किस प्रकार था, क्रिटिकली थिंकिंग अगर आपकी डेवलप्ड हो गई तो आप इतिहास में अच्छा पकड़ बनाओगे। आपकी जो लेखन सब्जेक्टिव जो होता है वो बड़ा सुधर जाएगा अगर आप सोचने लगे। क्योंकि अब जैसे मैं कहते हैं कि बुद्धिज़्म, तो बुद्धिज़्म के अंदर उसने बताया कि भाई संघ था, और संघ के अंदर परिवाजक का नियम था। परिवाजक का नियम मतलब कि एक संघ है, उसके अंदर आप गलती करोगे तो आपको दंड मिलेगा। जैसे कि अब बड़ा व्यावहारिक रूप से मैं आपको बताऊंगा कि रियलिज्म का फैक्ट कहाँ। अब अगर आपको पड़ेगा कि यार कोई व्यक्ति परिवाजक था, उसके अंदर संभोग हो गया, या उसके अंदर चोरी करना हो गया, उसके अंदर अपने आप को आत्मबोध है कि मेरे को ज्ञान का आत्मबोध हो गया, किसी की कोई चीज़ उठा ली, तो ये बड़ा निषेध है। और जब आप इसको पढ़ोगे तो फिर आप इसको ऐसे ही निकाल दोगे भाई ये है, ये नहीं। भाई आप ठहरो, आप देखो तो सही कि उस समाज भी तो हमारे ही समाज की तरह था, हमारे ही आम लोगों की तरह था। अब रुक के 2 मिनट सोचो यार, एक संघ होगा तो उस संघ के अंदर जब स्त्री व पुरुष भी हैं तो संभोग होने की जो क्रिया है वो बड़ी आम तौर पे है, क्योंकि भाई ये होगा। तो रियलिज्म में उस कठिनाई को जब आप समझोगे कि भाई बुद्ध ने क्या सामना करा होगा, या वहाँ पर किस प्रकार की चीज़ रही होगी, अपने आप को आत्मबोध करना उन्होंने जोड़ा, मतलब अपने आप को ज्ञान का आत्मबोध अगर आप झूठा करते हो तो ये भी दंड है। तो कर रहे होंगे ना लोग, भाई हमारे जैसे तो लोग हैं या कोई, तो जब संघ के अंदर जाएगा तो करेगा। तो ये जो रियल वाला जो फैक्ट है कि आप उसको रियल की तरह नहीं सोचते हो, एज अ कहानी की तरह सोचते हो कि यार भाई आया निकल गया, तो अपने रुक के जरा उसको सोचोगे तो क्रिटिकल
थिंकिंग आपकी डेवलप होगी आपका एनालाइज करने का, फिर आपका विचार दबलेगा कि यार नहीं भाई असलियत में देखो कि उसको परेशानी हुई होगी, उसको ऐसा लगा होगा, या उसके अंदर जब चोरी की भावना है तो भाई बड़ा आम तौर है, कोई संघ बनेगा उसके अंदर कोई दूसरे की चीज़ उठा लेगा नहीं, तो वहाँ आपका दिमाग चलेगा क्या उठाता था, कैसे हुआ था क्या, तो फिर आपका दिमाग में अंदर चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे ही इसकी बुद्ध के बारे में कहते हैं कि भाई उसमें साहित्य में है कि स्त्रियां जो है वो बड़ा, जब बुद्ध आते थे तो बोलते थे भाई आपने हमारे घर के सारे पुरुषों को ही मार्ग भटका दिया, बड़ी रोती थी, क्योंकि भाई अब एक व्यक्ति है आपके घर से, अगर आपके ही कोई संबंधी को कोई ले जाए और बोले भाई इसको निर्वाण दिलाया जाएगा और इसको हम यहाँ पर निर्वाण दिलाएंगे, इसको सन्यासी बनाएंगे, तो क्या वो घर आपकी रिस्पेक्ट कर पाएगा? तो ये सामना उसे रियल में करना पड़ा होगा बुद्ध को। तो यही रियलिज्म वाला फैक्ट आप इतिहास पढ़ते समय जरूर दिमाग में रखें और जरूर सोचें कि भाई ये कैसा हो रहा है और इसका क्या भावना डेवलप होगी। तो वहाँ पर अब आपको, वरना आपको आएगा हाँ भाई अशोक बुद्ध आया, बुद्ध के घर स्त्रियाँ जो है उनको अच्छा नहीं मानती, तो ये कहानी के रूप में निकल गया और कहानी के रूप में चल गया। जब आप इसमें रियल की तरह सोचोगे कि भाई वहाँ पर समाज तो विद्यमान ही था, तो भाई कैसे वो हो गया, तो फिर आपका मज़ा जो है वो दुगना हो जाएगा। ये चीज़ इतिहास को उभार के आती है और समझने में बड़ा प्रयास करती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जब मैंने कहा कि इतिहास के अंदर कोई भी 100% ट्रूथ नहीं है, तो अब जब सब्जेक्टिव पेपर आता है तो सब्जेक्टिव पेपर में तो 4 ऑप्शन है, और वो 4 ऑप्शन सत्य नहीं है, तो फिर हम उसको कैसे माने कि ये सत्य। जैसे आ गया कि भाई क्या अशोक ने बुद्धिज़्म को अपनाया या उससे प्रभावित था, पर सब्जेक्टिव पेपर में आया तो आपको टिक करना पड़ेगा। क्यों? जब आप 100% ट्रूथ ही नहीं है वहाँ पर, या जानते नहीं, तो हमें सत्य कैसे जानना पड़ेगा। तो देखो इसको समझना पड़ेगा। देखो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव 2 तरह की चीज़ें होती हैं। सब्जेक्टिव के अंदर 4 चीज़ें हैं, और जो इतिहासकार हैं उन्होंने इतिहास को लिखा कहाँ से है? उन्होंने लिखा है उस साहित्य से जो हमें उस समाज के बारे में बता रहा था, जैसे अर्थशास्त्र, जैसे मेगास्थनीज के इंडिका, या बहुत सारी किताबें हैं उसमें। तो अब उन्होंने लिखा, उनको लिखा। अब जो पेपर बनाने वाला होगा इतिहास का, भाई वो पेपर कहाँ से बनाएगा? वो कल्पनाओं के आधार पर पेपर तो नहीं बनाएगा कि पहले ही सोच लेगा कि यार सत्य नहीं है तो हम तो बना ही नहीं सकते। भाई वो पेपर वहीं से उठाएगा जो किताब में लिखा है डिट्टो डिट्टो। जैसे कि भाई अब उसने लिखा है मेगास्थनीज 1/4 का था टैक्स, तो 1/4 दे देगा पेपर में। और जब आप सब्जेक्टिव पेपर दोगे और बोलेगा कि भाई आलोचनात्मक विवरण करो, तो वहाँ पर सब्जेक्टिव में ज्ञान खुला है, वहाँ पर आप समझोगे कि देखो भाई 1/4 तो बता रहा है, पर देखिए वो उसको गलत समझ पाया, उसको ये नहीं समझ पाया कि भाई 1/6 का टैक्स है। या जातियों के बारे में जो मेगास्थनीज ने कहा है कि भाई 7 प्रकार की, तो वो उसकी अपनी कल्पना थी, वो उसका अपना दायरा था समझने का, वहाँ पर वो अपनी तरह से कल्पना कर रहा था। तो वो भी आप एक समाज का पहलू को जब समझोगे तो तभी जान पाओगे। पर ऑब्जेक्टिव की दिक्कत क्या है कि ऑब्जेक्टिव के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो साहित्य को ना उठाए या डायरेक्ट क्वेश्चन ना दे वहाँ से, तो दे क्या फिर? भाई आखिरकार सब्जेक्टिव जो पेपर, ऑब्जेक्टिव जो पेपर है उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और 4 ऑप्शन को इतिहासकार को, मतलब इतिहास को क्वेश्चन पूछना है। उसको ये मतलब नहीं कि ये सत्य है या नहीं है, या ट्रूथ है या नहीं है, उसको कोई मतलब, उसको तो मतलब है कि भाई ये लिखा हुआ था और हम इसे दे देंगे। अर्थशास्त्र की कोई लाइन लिखी हुई थी, हम इसको कोट कर देंगे। क्यों? क्योंकि भाई उसके बाद चारा क्या है, वो कहाँ से उसको निकाल के देगा। तो ऑब्जेक्टिव में ये नहीं ढूंढना, ऑब्जेक्टिव में आपको किताब का एक जड़ देखना पड़ेगा, फैक्ट को याद करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भाई वो पेपर में आएगा, वो महत्वपूर्ण है। और पेपर में क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। पर सब्जेक्टिव की बात जहाँ पर आएगी, जहाँ मेंस होता है, जहाँ आंसर राइटिंग होगा, वहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भाई आलोचनात्मक तरीके से भी समझो। इतिहास कोई ऐसा नहीं कि कह दिया और यही सत्य है 100%, वो सब्जेक्टिव में काम आएगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव को याद करना है। अब ऐसे तो फैक्ट याद करो नहीं होते, पर यहाँ आपको पता चले कि ऑब्जेक्टिव याद करने का क्या है, ऑब्जेक्टिव को याद क्यों करना है। ऑब्जेक्टिव को याद इसलिए करना है कि वही पूछा जाएगा, और पूछा इसलिए जाएगा क्योंकि भाई उनके पास भी कोई चारा नहीं है। वो इतिहास को बना कहाँ से रहे हैं, वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं, उन किताबों से पूछ रहे हैं। वो प्रतिबिंब है समाज का, वो सही हो गलत हो वो अलग बात है। वो सब्जेक्टिव में आ जाएगा कि भाई वो किताब के, हम क्या अर्थशास्त्र को एकदम प्रतिबिंब रख सकते हैं, क्या मेगास्थनीज के इंडिका को एकदम रख सकते हैं कि समाज भी वैसा ही रहा होगा, समाज उसी तरह से चलता होगा। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, पर इस सब्जेक्टिव में, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव को हमें पढ़ना जरूरी है। अब बात आती है कि भाई इतिहास आखिरकार हमने समझा, इतिहास के अंदर हमने रियलिज्म वाले फैक्ट को समझा, इतिहास के अंदर हमने समझा कि भाई हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए या हमें परेशानी कहाँ पर होगी। अब हम ये समझेंगे कि भाई कोई भी जो तथ्य है वो 2 धाराओं में चलता है, उसका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। हमें दोनों धाराओं को समझना चाहिए। अगर हम कोई भी एक धारा को समझ रहे हैं, जैसे कि अगर हम इन
आर्यन इन्वेजन थ्योरी कोई देख ले तो उसमें हमें हर एक पॉइंट को समझना चाहिए कि भाई क्या क्या है। अब अगर देखें तो भाई 2000 से 600 का जो भारतीय इतिहास है उसमें कई संस्कृति हैं। उसके अंदर हम देखें तो हमारे पास कुछ पाषाण काल संस्कृति हैं, कुछ महापाषाणीय संस्कृति हैं, कुछ लौ युगीन संस्कृति हैं, तो फिर पाषाण उसमें कॉपर वाली संस्कृति में और भी संस्कृति आ जाती है। तो ताम्रपाषाण काल के अंदर भी फिर ताम्र संग्रह संस्कृति और ऐसे डिवाइड करा हुआ है। तो देखो उसका और उसी समय जो पीरियड है वही आर्यों के आने का है। तो हो सकता है कि वही भारतीय की कोई संस्कृति रही हो और बाद में उभर, जब साहित्य आया तो वो उभर के आए, मतलब उनमें से ही कोई संस्कृति रही हो जो भारत में हम पुरातत्व में ढूंढ रहे हैं, और जो साहित्य है उसको हम जब मिला देंगे तो दोनों संस्कृति एक रहेगी। तो हमें ये हमने देखा, फिर हमें पूरी तरह से साहित्य को देखना पड़ेगा कि भाई अगर हम देखें तो उधर मध्य एशिया की तरफ कई ऐसे नाम मिलते हैं संस्कृत के जो यहाँ के देवता थे, जो सेम थे, तो उसको भी हम मिलाएंगे। फिर हम देखेंगे कि भाई अगर वहाँ पारसियों का धर्म देखा जाए उस समय, तो उसके अंदर भी सेम वर्ड हो रहा है जो ऋग्वेद में हो रहा है, और वो भी उतना ही ओल्ड है रहा है। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर, इन सारी चीज़ों को जानकर ही हमें इतिहास को जानना पड़ेगा, क्योंकि हम में से वहाँ कोई भी विद्वान नहीं था। हमारा जितना भी सोच है, जितनी भी समझ है, जितनी भी जानकारी है, वो उसी साहित्य, उसी पुरातत्व, उसी कल्पनाओं के आधार पर है। इसलिए हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में समझेंगे, और हम ये जानेंगे कि भाई ये सत्य तो हो नहीं सकता। क्योंकि आज भी क्यों रिसर्च हो रही है, अगर हमें पता चल जाता कि भाई आर्यन आए ऐसे आए और ये है, भाई हमारे पास नहीं है वो समझ कि हम पूरी तरह से समझ पाएँ कि यही 100% है। इसीलिए बार बार शोध होता है, बार बार रिसर्च होता है। अगर ये ख़त्म हो गया तो सब्जेक्ट का डेथ हो जाएगा, सब्जेक्ट वहीं पर मर जाएगा। भाई सीधी सी बात है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन में अब इसको आपको मदद मिलेगी जब आप इतिहास को पढ़ोगे, उसका रियलिज्म वाला फैक्ट को समझो और उसके आधार पर फैक्टों को याद करने का प्रयास करो। अगर आप कंसेप्ट के बेस में फैक्ट को याद करोगे तो फिर बड़ा देर तक याद भी रहेगा आपको। तो इसलिए आप इसको समझने का प्रयास करो, इसको जानने का प्रयास करो और इसको अच्छी तरीके से अपने गहन अध्ययन में डालो, तो आपको मदद ज़रूर ही मिलेगी। आप समझ रहे हो। अब दूसरा यहाँ पर हम कहना चाहता हूँ, दूसरी तरह से मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतिहास जो है वो निरंतर आपको क्रिटिकल थिंकिंग की तरह समझना होगा। अगर आप उसे क्रिटिकल थिंकर की तरह, एनालाइजर की तरह नहीं ले रहे हो, आप उसे रुक के अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा कब, ऐसा कैसे, अगर ऐसा रहा होगा तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, ये कैसे हुआ होगा, तो आप इतिहास का मज़ा मिस कर रहे हैं। उसमें फिर मज़ा नहीं है। आप उसको फैक्ट की तरह कितना ही याद रखो, इतिहास नहीं समझ आएगा। आप उसे एनालाइजर की तरह, क्रिटिकल एनालाइज की तरह, वो मैंने बताया कि उसके अंदर रियलिज्म का फैक्ट डालकर, जैसे मैंने बताया आपको बुद्धिज़्म का, भाई बुद्धिज़्म में देखो रियल में कितना परेशानी भोगनी पड़ी होगी उस स्त्री को, जो अपना, अब जब समाज में एक व्यक्ति है जो सारे पुरुषों को ले जा रहा है निर्वाण की प्राप्ति करने, तो उनका घर का तो चूल्हा बंद होगी, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी असलियत में। तो ये रियलिज्म वाले फैक्ट को आप यूज़ कर सकते हो, इस तरह से इतिहास को जान सकते हो। ये नहीं कि भाई हम आए और हमने देखा कि राजा रानियों की कहानी सुनी और चल दिए। भाई एक गांव का एग्जांपल मैंने लिया ना, जैसे एक गांव है, वो गांव 100 साल पहले था, तो हम उस गांव के प्रधानों का नाम याद करेंगे क्या? हम तो उस राजाओं का नाम याद करेंगे? नहीं भाई, हम उसका खेत खलियान, कृषि, शिल्प, अर्थव्यवस्था, व्यापार, विनिमय, हर एक चीज़ को याद रखेंगे और हर एक चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे। अब दूसरा पर्सन जो सबसे महत्वपूर्ण इस वीडियो का रहेगा, उस बात को समझने के लिए आपको कि भाई आखिरकार इतिहास को पढ़ेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण, वाई वी रीड हिस्ट्री, ठीक है। तो कई बार मैं भी देखता हूँ कि सुनता हूँ कि भाई इतिहास तो कोई विषय नहीं, जैसा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है तो बड़ा उपलब्ध सब्जेक्ट है, इनके बारे में तो कहा जाता है भाई बड़ा ज्ञानी है और इन्हीं से चल रही। देखो बिल्कुल सच भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो गया या साइंस का कोई भी विषय हो गया, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, उनसे फिर हम आगे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और उतना ही महत्वपूर्ण है इतिहास। अगर मैं आपको उसी के बराबर पे ला के दिखा दूंगा सब्जेक्ट को, तो आप इसकी महत्वपूर्णता को समझेंगे। देखो इतिहास को हम क्यों पढ़ें? इतिहास को हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आज की जो भी चीज़ें हैं वो हमारे पीछे से जुड़ी हुई हैं। जैसे आज हमारा जो धर्म है, आज जो हमारा हिंदुज़म है, उसकी जड़ें कहाँ हैं? अगर उसके अंदर कोई कुरीतियाँ हैं, उसके अंदर कोई ऐसी दूसरी चीज़ें हैं जो हमारे को दिख रही हैं, तो वो उसकी जड़ें भी इतिहास में हैं।
उसकी जड़ें भी उस समाज में है जिन्होंने शुरू करा। तो हमें जानना तो पड़ेगा ना कि वो शुरुआत कहाँ से थी, उसकी रियलिज़म क्या है। भ्रमित हो सकता है पूरा विश्व इस चीज़ से अगर सही तरीके से ये ना बताया जाए कि क्या चीज़ें थी। आज आप देखते हो कि वॉर हो रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाइयाँ हो रही हैं, या इस सीमा का जो है ये कहीं ना कहीं पहले हो चुकी हैं। उन्हीं का सही ऑर्डर अगर ना दिखाया जाए तो भैया फिर बड़ी परेशानियाँ हो जाएंगी। आज जो संप्रदायवाद की राजनीति हो रही है, जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, उसकी जड़ें भी इतिहास में मध्यकाल तक जाएंगी। और मध्यकाल से जो भी विचार चला या जो भी सोच चला, उसको जब हम देखते हैं तो हमें जानना बड़ा ज़रूरी है कि भाई कहाँ से है। किसी भी सब्जेक्ट से ज़्यादा इतिहास को जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर हम संप्रदायवाद देख सकते हैं। आज हम आर्किटेक्चर को देख रहे हैं, आज हम आयुर्वेद को देख रहे हैं। तो इवोल्यूशन जो डॉक्टर का हुआ है वो आयुर्वेदिक हुआ है। तो आयुर्वेदिक का हुआ है तो कैसे हुआ है, उस समाज ने क्या खोज करा, उस समाज ने कैसे करा, कौन सी जड़ी बूटी को पहचाना, क्या प्रयास था, और किस तरह से आयुर्वेद डेवलप हुआ, किस तरह से और ग्रंथ डेवलप हुए, और फिर आज हम एक मेडिकल साइंस की तरफ हैं। तो इतिहास जो है या जो भी विषय है वो अपने पुराने तत्व को जरूर दोहराता है। इसलिए भाई कोई भी चीज़ हो वो कहीं ना कहीं पुरानी महत्वपूर्ण थी, तो तभी आज हमारे पास है। तो अगर आप यही नहीं जानोगे कि हिंदुज़म का डेवलप कैसे हुआ, शैविज़म कैसे डेवलप हो गया, वैष्णविज़म कैसा है और शक्तिज़म कैसा है, तीनों का कॉम्बिनेशन हुआ, शुरुआती रूप में हमारे कौन से देवता थे, आज हम मूर्ति पूजक तो कभी हम किसी टाइम पे कर्मकांड वाले थे। तो वो जो इवोल्यूशन आज उसका कितना प्रभाव है समाज में। आज हम हिंदुज़म में 4 वर्ग है, जाति है, विभाजन है ना, ब्राह्मण है, वैश्य, शूद्र, और ये जो चीज़ हैं ये कैसे हुई, ये कैसे इवॉल्व हुई। भाई अगर आप जड़ को ही नहीं पकड़ोगे तो आप आज को क्या जानोगे। तो क्योंकि आज की जो भी समस्याएं हैं, आज का रिजर्वेशन या कोई भी प्रोसेस आप ले लीजिए, ये आज दे रखा है उनको या क्या, तो उनकी कैसी स्थिति थी पीछे जो आज उन्हें रिजर्वेशन मिला, क्या था, उससे अगर आप सही तरीके से कंस्ट्रक्ट करके वो सही पहलू अगर आप आज में रख दोगे तो कई सारी परेशानियां आज ही खत्म हो जाएंगी। संप्रदायवाद की राजनीति आज खत्म हो सकती है, हिंदू मुस्लिम का जो भेद है वो आज खत्म हो सकता है, हमारे बीच जो दूरियां हैं वो आज खत्म हो सकती हैं। वर्ग विभाजन जो हमारे अंदर है, उस वर्ग विभाजन में शूद्रों के साथ कैसा व्यवहार था, आज कैसा व्यवहार है और आगे कैसा रहेगा, ये निर्धारित होगा कब, जब हम उस समाज को जानेंगे, जब हम उसकी असलियत को जानेंगे, जब हम जानेंगे कि वो शुरू कहाँ से हुआ, किस परंपराओं से हुआ, क्या आज उसकी ज़रूरत है, क्या आज उन कुरीतियों की ज़रूरत है, आज उन नीतियों की ज़रूरत है, आज उन परंपराओं की ज़रूरत है। तो सारी चीज़ें ही पीछे हैं। इसीलिए कहते हैं इतिहास क्या है कि भूतकाल से आज हमें अपने वर्तमान को सही करना है और भविष्य की दिशाएं को निर्धारित करना है, और यही इतिहास है। तो मेरे ख्याल में आपको कुछ समझ आया होगा, मेरा प्रयास सही रहा होगा आपको समझाने का। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और कल से हम रियल हिस्ट्री की तरफ चलेंगे कि भाई कैसे पाषाण काल से इतिहास शुरू हुआ, कैसे ही इतिहास जन्मा और कैसे भारत के अंदर जन्मा, कौन कौन से स्थान थे, कहाँ कहाँ हुआ और कैसे मानव डेवलप हुआ। ये सारी चीज़ें हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।